नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी। राम राम साहब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार। आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, हम राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जाम के मॉडल पेपर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हम 2 मॉडल पेपर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम तीसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपके लिए ये मॉडल पेपर फायदेमंद साबित हो रहे होंगे। हम आज तीसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं, तो आइए देखते हैं इस मॉडल पेपर को। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दी हुई लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। अपने जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हों, आप फेसबुक हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, जहां भी आप जुड़े हुए हैं, जिस भी सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े हुए हैं, उस सोशल मीडिया अकाउंट पर आप हमारे वीडियोस को शेयर अवश्य करें। अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए और वीडियोस को लाइक भी अवश्य करें। आइए चलते हैं अपने मॉडल पेपर की तरफ। आज का हमारा जो मॉडल पेपर है वो तीसरे नंबर का मॉडल पेपर है। सुबह के 8 बज चुके हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, दोस्तों पहला प्रश्न है, सहकारी समितियों के अधीक्षण, नियंत्रण एवं प्रबंधन का कार्य किस अधिकारी को सौंपा जाता है? बताइए। ऑप्शन है कार्यकारी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, विकास अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी। दोस्तों, इसका उत्तर होगा मुख्य कार्यपालक अधिकारी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, भू राजस्व अधिनियम 1956 के अधिनियम संख्या 15 की धारा 20 संबंधित है, तो ये धारा किससे संबंधित है? भू राजस्व अधिनियम 1956 के अधिनियम की धारा संख्या 15 की धारा 20 किससे संबंधित है? ये जिला कलेक्टर से संबंधित है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला, आ सकता है एग्जाम के अंदर। कि भू राजस्व अधिनियम धारा 1956 के अंतर्गत का संबंध जो है जिला कलेक्टर से है। अगला क्वेश्चन, सहकारी सोसाइटी का नाम परिवर्तन उसके अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। नाम परिवर्तन से उसके अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर किसी सहकारी सोसाइटी का नाम बदल दिया जाए तो उसके अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, उसके अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधिकार उसके एज इट इज रहेंगे, नाम बदलने से उसके अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, बताइए किसी सहकारी सोसाइटी का व्यक्तिगत सदस्य सहकारी सोसाइटी की कुल अंश की पूंजी के कितने भाग तक अधिकतम अंश ले सकता है? तो दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा 1/5 भाग, यानी कि अधिकतम 20% तक कोई सदस्य जो है किसी सोसाइटी का अधिकतम भाग, अधिकतम अंश ले सकता है। अगला प्रश्न, यदि वार्षिक साधारण बैठक निश्चित अवधि के भीतर नहीं बुलाने पर रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी समिति के सदस्यों को निर्वाचित होने के लिए कितनी अवधि हेतु अयोग्य घोषित कर सकती है? तो दोस्तों, यदि साधारण बैठक में निश्चित अवधि के भीतर
निश्चित अवधि के भीतर नहीं बुलाने पर रजिस्ट्रार ऐसी समिति के सदस्यों को जो है अधिकतम 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। अगला प्रश्न 6 नंबर का, सरकारी सोसाइटी ग्राम परिवर्तन की अंतिम शक्ति किसके पास होती है? ग्राम सहकारी सोसाइटी के नाम परिवर्तन की अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है रजिस्ट्रार के पास। अंतिम शक्ति जो होती है वो रजिस्ट्रार महोदय के पास होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, कृषि जोत पर किसी व्यक्ति द्वारा सोसाइटी के पक्ष में सृजित भार संबंधित घोषणा के पश्चात आवेदन किया जा सकता है। अगर कोई अपने खेत को, कृषि जोत को सोसाइटी के लिए ट्रांसफर कर देता है, सोसाइटी के पक्ष में दान दे देता है, सोसाइटी के पक्ष में देने की घोषणा कर देता है, तो इस संबंध वो एप्लीकेशन जो है, आवेदन जो है वो किसको देगा? तो इस संबंध में वो आवेदन जो है तहसीलदार को देगा, पटवारी को देगा या भू अभिलेख अधिकारी को देगा, भू अभिलेख निरीक्षक यानी कि गिरदावर। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सभी, उपरोक्त सभी में से किसी को भी वो आवेदन दे सकता है। अगला प्रश्न 8 नंबर का, धारा 41 की बातें भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 में परिभाषित किन क्षेत्रों में नियोजित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगी? तो दोस्तों ये लागू नहीं होंगी रेल विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों पर, तेल निकालने वाले, तेल कारखानों में या तेल शोधन या तेल निकालने वाले कारखानों में, पेट्रोलियम से जुड़े उत्पाद वाले कारखानों में, या फिर खान क्षेत्र में, माइंस में काम करने वाले व्यक्तियों में। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। इन सभी पर ये चीजें, ये धारा जो है लागू नहीं होगी। अगला प्रश्न, प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को कितने मत देने का अधिकार है? तो दोस्तों कोई भी सोसाइटी का कोई भी मेंबर हो किसी भी प्रकार का, वो केवल 1 मत ही दे सकता है, चाहे वो राज्य सरकार हो या राज्य सरकार के द्वारा नामित व्यक्ति हो या उसके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हो। 1 वोट ही एक बार में देने का अधिकार रखता है। अगला क्वेश्चन, सहकारी सोसाइटी में लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? सहकारी सोसाइटी में लेखा परीक्षक, किसी भी सहकारी सोसाइटी में जो ऑडिटर होता है वो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष रखता है? तो दोस्तों अपने सदस्यों के समक्ष वो रिपोर्ट रखता है। ऑडिट रिपोर्ट जो है सोसाइटी के सदस्यों के समक्ष रखता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। ग्यारहवां क्वेश्चन, क्या नियम 4 के अंतर्गत यदि रजिस्ट्रार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन से मना करता है तो आवेदक को सूचना दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? बताइए। आवेदक को सूचना दी जाएगी। यदि किसी के रजिस्ट्रेशन से इनकार कर देता है रजिस्ट्रार, तो उसके आवेदक को जो है इस बात की सूचना दी जाएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, और ये सूचना जरिए डाक दी जाएगी। किसी सोसाइटी का विभाजन, पुनर्गठन अथवा समामेलन के लिए किस धारा के अधीन कोई प्रस्ताव भेजा जाता है? तो वो है धारा 11 के अधीन प्रस्ताव भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिनिधि साधारण निकाय में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है प्रतिनिधि साधारण निकाय में? ऑप्शन है 50, 100, 150 और 300। तो दोस्तों अधिकतम 300 सदस्य हो सकते हैं।
अगर किसी सहकारी सोसाइटी के अंदर न्यूनतम 500 सदस्य हैं, यानी किसी सहकारी सोसाइटी में 500 से अधिक सदस्य हैं, 500 या 500 से ज़्यादा सदस्य, तो उस सोसाइटी के अंदर प्रतिनिधि साधारण निकाय का गठन किया जा सकता है। और प्रतिनिधि साधारण निकाय के अंदर जो सदस्यों की संख्या हो सकती है वो 50 से लेकर 300 के मध्य हो सकती है। कम से कम 50 और अधिकतम 300 सदस्य जो है प्रतिनिधि साधारण निकाय में हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन नामावलियों की प्रति किसी भी सदस्य को कितने रुपए प्रति पृष्ठ के खर्च पर उपलब्ध करवाई जाएगी? यानी कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा अगर कोई वोटर लिस्ट को लेना चाहता है तो उस वोटर लिस्ट को किसी भी सदस्य को देने के लिए कितने पैसे खर्च किए जाएंगे, पर पेज के हिसाब से उसे कितना पैसे चुकाने होंगे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 5 रुपए प्रति पेज के हिसाब से उसे नामावलियों को वो परचेज कर सकता है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सोसाइटी को दो या दो से अधिक सोसाइटियों में विभाजित किया जाता है तो नई सोसाइटी के संबंध में जानकारी शामिल की जाएगी। तो नई सोसाइटी को रजिस्ट्रार महोदय के लिए क्या क्या जानकारी देनी पड़ेगी? तो उसे अपने नाम, पता, टेलीफोन नंबर, ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी। इसके अलावा संचालन का क्षेत्र बताना पड़ेगा और उपविधियों का प्रारूप भी प्रस्तुत करना होगा। अतः उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का, आइए देखते हैं। रजिस्ट्रार या किसी व्यक्ति द्वारा विकास की सुनवाई के लिए नियत तारीख से कितने दिन पूर्व नोटिस जारी करेगा? अगर रजिस्ट्रार किसी विवाद की सुनवाई कर रहा है तो जो विवादित व्यक्तियों के बीच में या सदस्यों के बीच में या सोसाइटियों के बीच में जो विवाद है उसकी सुनवाई से कितने दिन पहले नोटिस जारी करेगा? तो वो 15 दिन पहले उनका नोटिस जारी करेगा सुनवाई की तिथि से, 15 दिन पहले नोटिस जारी करेगा। अगला क्वेश्चन, संपत्तियों की कुर्की से संबंधित धारा कौन सी है? तो संपत्तियों की कुर्की से संबंधित धारा है धारा 100। धारा 100 संपत्तियों की कुर्की से संबंधित है। ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति की कुर्की जो कि सोसाइटी से जिन्होंने लोन लिया है और लोन को वो चुका नहीं पा रहे हैं, लोन नहीं चुका रहे और उनकी प्रॉपर्टीज जो है समितियों के अंदर मॉर्गेज है, सोसाइटी के अंदर मॉर्गेज है। अगला क्वेश्चन, सहकारी कृषि बैंक की राज्य में सर्वप्रथम स्थापना की गई थी? बताइए, सहकारी कृषि बैंक की राज्य में सर्वप्रथम स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन है भरतपुर में, जयपुर में, अजमेर में या जोधपुर में। इसका सही उत्तर है भरतपुर में। दोस्तों डीग के अंदर, डीग भरतपुर जिले में डीग तहसील है, डीग और भरतपुर में, डीग में और भरतपुर में दोनों जगह सहकारी कृषि बैंकों की स्थापना की गई थी सबसे पहले 1904 ईस्वी में। लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों ही हो, भरतपुर और डीग दोनों ही ऑप्शन हो, तो आपको डीग के अंदर जाना है। पहले डीग की स्थापना हुई थी, दूसरी भरतपुर की हुई थी, पर दोनों ही 1904 ईस्वी के अंदर स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न, राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक के नाम से प्रथम नागरिक सहकारी बैंक कहाँ गठित की गई है? राजपूताना महिला नागरिक के नाम से पहली महिला सहकारी बैंक कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बनाई गई है, पहली महिला जो बैंक घोषित खोली गई है वो जयपुर के अंदर खोली गई है। अगला क्वेश्चन, सहकारी कीटनाशक दवाई फैक्ट्री झोंटवाड़ा तथा पशु, कट गया है शब्द, पशु है,
पशु आहार कारखाना किस शीर्ष सोसाइटी में के नियंत्रण में है? बताओ जी। यानी कि सहकारी कीटनाशक दवाई फैक्ट्री जो कि जौंटवाड़ा में है। जौंटवाड़ा जयपुर जिले में पड़ता है, जयपुर शहर में पड़ता है। दूसरा, पशु आहार कारखाना किस शीर्ष सोसाइटी के नियंत्रण में है? तो दोस्तों ये है राजफेड के नियंत्रण में, राजफेड के अंदर में काम करते हैं ये जो कारखाने हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम ये जो मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, ये मॉडल पेपर हमारे सुबह 8 बजे आएंगे टाइमिंग के लिए और शाम को 8 बजे आएगा। हर रोज सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे मैं निश्चित रूप से आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आऊंगा। अगर संभव हुआ तो दिन में भी एक आध बार लाने का प्रयास करूंगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेके आऊंगा, क्योंकि आज देखो 13 तारीख हो गई, तो 13, 14, 15 और 16 4 दिन बचे हैं हमारे पास में। तो 4 दिन में हम कोशिश करेंगे कम से कम 10 मॉडल पेपर तो आपको कराएंगे ही कराएंगे, निश्चित रूप से कराएंगे। और ये 15 तारीख तक मैं 10 मॉडल पेपर आपको करा दूंगा, 13, 14, 15 3 दिन में। तीसरा मॉडल पेपर चल रहा है हमारा आज, तीसरा चौथा आज हो जाएंगे, 4 मॉडल पेपर 13 तारीख हो जाएंगे और फिर 14 और 15 2 दिन बचेंगे। तो 6 मॉडल पेपर 2 दिन में कराने होंगे, तो 3-3 मॉडल पेपर लेके आने पड़ेंगे, 3-3 मॉडल पेपर लेकर आएंगे। हम कोशिश करेंगे आज ही 3 मॉडल पेपर लेके आए, मगर आज 3 नहीं ला पाए तो कल और परसों दोनों दिन 3-3 मॉडल पेपर लेकर आएंगे। एक दिन में लेके आएंगे और 2 सुबह शाम में लेके आएंगे। तो आपके लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है गोपाल सिंह, दूसरा शांतिलाल चपलौत, तीसरा हरिशंकर भाबड़ा और चौथा ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह। गैर कांग्रेसी, जो कांग्रेस के नहीं थे, ऐसे विधानसभा अध्यक्ष कौन से थे? पहले विधानसभा अध्यक्ष। दोस्तों इसका सही उत्तर है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी थी? बताइए, 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 302, 295, 276 या 273। इसका सही उत्तर है 296। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तब उस समय पे यहाँ पे राज्यपाल कौन थे? जब आखिरी बार राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय पर राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन है वसंत पाटिल, एम चन्ना रेड्डी, तीसरा रघुकुल तिलक और चौथा ऑप्शन है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। बताइए, आखिरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एम चेन्ना रेड्डी। एम चेन्ना रेड्डी के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी? तो कौन से नंबर के विधानसभा चुनाव में जो है सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ा के 200 करी थी? तो दोस्तों वो करी थी छठी विधानसभा में। अभी वर्तमान में 15वीं चल रही है। छठी विधानसभा चुनाव के दौरान 184, छठी विधानसभा तक 184 मेंबर थे, 5वीं तक, और छठी विधानसभा में बढ़ा के इन्हें 200 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस वर्ष
में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? राजस्थान में किस वर्ष एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 1974, 1977, 1989 और 1999। बताइए। इसका सही उत्तर है 1989 में, 1989 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2016 में किस जिले के जिला कलेक्टर ने चरण पादुका योजना चलाई थी? तो दोस्तों, चरण पादुका योजना चलाने वाले जिला कलेक्टर महोदय कौन से, किस जिले के थे? तो वो ऑप्शन है जालौर, झालावाड़, चूरू या बारा। बताइए। इसका सही उत्तर है जालौर जिला। अगला प्रश्न, राजस्थान में कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्पादन शुल्क, वैट, कस्टम शुल्क या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये ऑप्शन अब बदल गए हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से। अब इन सब की जगह पर जीएसटी आ गया है और जीएसटी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका सही उत्तर है। लेकिन उस समय पर जब ये पेपर हुआ था उस समय पर वैट लागू था और उस समय वैट इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न, एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया था? बताइए। एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया था? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन निर्यात में सुविधा देने के लिए, दूसरा आयात में सुविधा देने के लिए, तीसरा कृषि उत्पादन के विपणन को सुविधा देने के लिए और चौथा है कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए। बताइए क्या है उत्तर? दोस्तों, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए ये एपीएमसी अधिनियम राजस्थान के अंतर्गत लाया गया था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2014-15 में राजस्थान के स्थिर मूल्यों 2004-5 पर जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना था? तो दोस्तों, सेवा क्षेत्र का योगदान जो है हमारे जीडीपी के अंदर सर्वाधिक होता है और आप सर्वाधिक का मतलब लगभग 50% या उससे अधिक होता है नॉर्मली, और उस समय भी 50% ही था। इसका उत्तर 50%। अगला क्वेश्चन, 2016-17 के लिए राजस्व राजस्थान राज्य का अनुमान राजकोषीय घाटा जीडीएसपी कितना था? तो 2016-17 के दौरान ये राजकोषीय घाटा जो है बजट के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। तो उस समय पे 2.99 था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। इन सारे तथ्यों के लिए आप आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चंस जरूर पढ़ें। हमने आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चंस अपनी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप उनको अवश्य पढ़ें, क्योंकि उसमें एक्चुअली करंट आंकड़े आते हैं और उन करंट आंकड़ों को आपको पढ़कर जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं, हमारे 2 वीडियोस हैं, 2020-21 के आंकड़े हैं, उसके अंदर आर्थिक समीक्षा राजस्थान की। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ऊर्जा धारिता शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है? 90%, 60%, 33% या 80%? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, पशुपालन सहित 2014-15 में
राजस्थान राज्य का शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद कृषि का योगदान कितना था? बताइए, 33%, 22%, 25% या 18%? कृषि का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान, जीडीपी में कृषि का, एग्रीकल्चर का योगदान क्या था? तो दोस्तों, इसमें से जो आंकड़े दिए हुए हैं, ये सारे आंकड़े उस समय पे गलत थे। ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया था। इसका इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन जो है डिलीट किया गया था आरपीएससी के द्वारा, तो इसका क्वेश्चन का कोई भी आंसर इनमें से सही नहीं। विश्व बैंक की रिपोर्ट इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2015 के अनुसार राजस्थान का क्रमांक भारत देश के अंदर कौन सा था? तो छठा स्थान था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पशुधन के लिए निशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान में पशुधन के लिए निशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई? 2012 में, 2008 में, 2015 में या 2006 में? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 2012 में। 2012 में निशुल्क दवा योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन 61 नंबर का, राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, ये की गई थी 1985 ईस्वी में। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, उदय योजना का उद्देश्य क्या है? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उदय योजना का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन, विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। दूसरा, सौर ऊर्जा का विकास करना। तीसरा, पवन ऊर्जा का विकास करना। चौथा, बायो ईंधन का विकास करना। इनमें से उदय ऊर्जा का संबंध किससे है? तो उदय ऊर्जा का जो संबंध है वो है विद्युत वितरण कंपनियों को स्थिरीकरण देना, वित्तीय स्थिरता प्रदान करना, इस उदय योजना का उद्देश्य था। अगला प्रश्न, राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 किन पर लागू होगी? बताइए। ये योजना जो है नए और वर्तमान नए उद्योग स्थापित करने के लिए विनिमय कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन, वर्तमान उद्यमी जो उद्योग विस्तार के लिए विनियोग कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन, बीमार उद्योग जो पुनः उत्थान के लिए विनियोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये योजना जो है इन सभी पर लागू होगी। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना किस उद्देश्य से प्रारंभ की गई है? निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या में शौचालय बनाए जाने के लिए, सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के लिए, या फिर स्वच्छता हेतु जागरूकता की को श्रेष्ठतर कार्य के लिए, या फिर किसी पंचायत समिति में
सैनिटेशन के वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए इस योजना का, ये योजना है निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। किसी ग्राम पंचायत में सैनिटेशन के लिए वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वर्ष 2014 में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय क्या थी? ऑप्शन है 92,150 उत्तर है, सॉरी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित योजना कौन सी है जिसे डीबीटी कहते हैं? ऑप्शन है कृषि अनुदान योजना, भामाशाह योजना, विनिमय अनुदान योजना या फिर परिवहन योजना। पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित योजना कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भामाशाह योजना। भामाशाह योजना जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 19वीं पशु गणना किस वर्ष की गई थी? तो राजस्थान में 19वीं पशु गणना जो है बताइए कब की गई थी? 2010 में, 2011 में, 2012 में या 2013 में? कब की गई थी 19वीं पशु गणना? तो दोस्तों ये की गई थी 2013 में। 19वीं पशु गणना जो है 2013 में की गई थी। राजस्थान के किस जिले में जिप्सम उत्पादन सर्वाधिक होता है? जिप्सम का उत्पादन करने वाला, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर या उदयपुर। बताइए फटाफट। दोस्तों इसमें से भी कोई सा भी क्वेश्चन ऑप्शन सही नहीं है। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये सेवर भरतपुर जिले के अंदर है। सेवर जो है भरतपुर जिले में पड़ता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1993 के अंदर। सही उत्तर हो जाएगा 1993। अगला क्वेश्चन, जिला नवाचार कोष की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जिला नवाचार कोष DIF की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 11वें वित्त आयोग के द्वारा, 10वें वित्त आयोग के द्वारा, 12वें वित्त आयोग के द्वारा या 13वें वित्त आयोग के द्वारा? तो इसका सही उत्तर है 13वें वित्त आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की घोषणा राजस्थान के किस बजट में की गई थी? महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना की जो घोषणा की गई थी वो कौन से बजट के अंतर्गत की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2013-14 के बजट के दौरान की गई थी। अगला क्वेश्चन, 14वीं राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है रामेश्वर डूडी थे उस समय पर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में है? राजस्थान में स्थित एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन से जिले में अवस्थित है? ऑप्शन है जोधपुर, अजमेर, उदयपुर या बांसवाड़ा।
तो सही उत्तर है दोस्तों इसका अजमेर जिले में है केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर का, जिला राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म की पहचान करिए। जिला तथा राजस्थान वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म की पहचान करिए। तो दोस्तों अजमेर का जो शुभंकर है वो खरमोर पक्षी है, भरतपुर का सारस क्रेन है, जालौर का भालू है, लेकिन दौसा का मगरों से कोई संबंध नहीं है। मगर तो चंबल के इलाके में पाए जाते हैं, चंबल के सारे सारे पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दौसा। अगला क्वेश्चन 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16वीं विधानसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों महिला सदस्यों की संख्या थी 1। अगला क्वेश्चन केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना के प्रथम दौर में चयनित राजस्थान के 2 नगर कौन कौन से हैं? इनमें से 2 जिले, 2 शहर जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर पहले चरण में वो जो 2 जिले चयन हुए थे वो कौन कौन से हैं? अजमेर जयपुर, जयपुर उदयपुर, उदयपुर जोधपुर या जोधपुर बीकानेर? बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जयपुर और उदयपुर पहले चरण में चयनित 2 जिले थे। अगला प्रश्न 2015 में भारत रूस में संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां हुआ था? तो 2015 के दौरान संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हुआ था वो हुआ था बीकानेर में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन संगठन जिसे वन विकास एवं वन्य जीव सुरक्षा श्रेणी में वर्ष 2005 में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वो कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा का। अगला क्वेश्चन 80 नंबर का राजस्थान राज्य बजट 2016-17 में नया तकनीकी विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया था? ऑप्शन है जयपुर, झालावाड़, उदयपुर और बीकानेर। बताइए। नया तकनीकी विश्वविद्यालय बजट 2016-17 के दौरान कहां पर स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बीकानेर। अगला प्रश्न सगुन चौधरी का संबंध निशानेबाजी से है, लेकिन ये किस स्पर्धा से हैं? कौन सी स्पर्धा में ये भाग लेते हैं? ऑप्शंस हैं 10 मीटर एयर राइफल, 50 मीटर एयर पिस्टल, डबल ट्रेप या 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भाग लेते हैं। तो दोस्तों ये लेते थे डबल ट्रेप में। सही उत्तर है डबल ट्रेप। अगला प्रश्न नंदघर योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंदघर योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बताइए।
ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अनाथ बच्चों को घर प्रदान करने की योजना, यह योजना आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई थी। तो यही है दोस्तों, नंद घर वाला ऑप्शन जो है सेकंड नंबर इसका ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न, जितेंद्र राय गोयल कौन हैं? बताइए। तो जितेंद्र राय गोयल जो थे वो राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसदीय सचिव 31 मार्च 2016 को यथा विद्यमान तथा उनके प्रतिनिधित्व वाले विधानसभा क्षेत्र के त्रुटिपूर्ण युग्म को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों इसमें विधायक और उनके विधानसभा क्षेत्र दे रखें, लेकिन ये पिछली विधानसभा के हैं, इस विधानसभा के नहीं है। इसका सही उत्तर जो था वो था विश्वनाथ मेघवाल, गुड़ा मलानी से नहीं थे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न। आज शाम को हम फिर मिलेंगे। अगर संभव हुआ तो दोपहर को भी प्रयास करेंगे। अगर दोपहर को मैं वीडियोस लेकर आया तो आपको पहले कम से कम 1 से 2 घंटे पहले मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप हमारे साथ में अवश्य जुड़िए, अपनी राय अवश्य दें कमेंट के अंदर वीडियो खत्म होने के बाद में। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।